यस, रोटेशनल डायनेमिक्स, ध्यान दीजिए बराबर। ये चैप्टर जो है ना, इसमें पहले जो सिलेबस था उसमें चैप्टर नंबर 1 ये था। कौन सा? सर्कुलर मोशन। और दूसरा चैप्टर था फिर रोटेशनल मोशन। ऐसे दो चैप्टर थे पहले बोर्ड्स के सिलेबस में। अभी इन्होंने क्या कर दिया, एक ही डाल दिया इसका, दोनों को मिलाकर। तो ऐसे एक्चुअली ये दो दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। तो अभी भी पढ़ते वक्त कुछ नहीं, अपने को पहले पढ़ना है ये वाला और बाद में अपने को ये पढ़ना है। आप देखोगे तो उसमें शुरुआत में सर्कुलर मोशन पढ़ा है पूरा, उस बुक वाइज जाओगे तो, और दूसरा है रोटेशनल मोशन। सो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, तो बराबर आपको रेगुलर रहना पड़ेगा इसमें। बहुत डिफिकल्ट नहीं है थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है। दो दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन एक साथ आ गया तो बढ़िया कंसिस्टेंटली बने रहो। अच्छा समझा देता हूँ ये चैप्टर आपको। तो सबसे पहले अपन इसे पढ़ने वाले सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन है, सिंपली डेफिनेशन वाइज रखा जाए तो ऐसे टाइप का कोई भी अगर मोशन हो रहा बराबर है ना, तो कौन सा मोशन है? डेफिनेशन वाइज क्या लिखा जाएगा देखो, कोई भी पार्टिकल है जो कि अगर किसी सर्कमफरेंस के अलोंग घूम रहा होगा, कोई पार्टिकल अगर किसी सर्कल के सर्कमफरेंस के अलोंग अगर घूम रहा होगा तो मतलब कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। देखो ध्यान दो, जितना हो सके क्लास में लर्न कर लो। डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या रहेगी? मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल। क्या बोलो? मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल। एक बार और बोल दो, सर्कल, ठीक है, इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है ना? बोलो, कुछ लोग करके डबल रिवाइज हो जाएगा, बोलने से 2 बार रिवीजन हो जाते हैं, क्योंकि बोलने को भी मिलता और सुनने को भी मिलता, ठीक है? तो जो बोलेंगे वो यूज टू हो जाते हैं और थड़ाथड़ याद रहता है पोर्शन, फायदा तुम्हारा ही है, ठीक है? सो मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग, बोलो एक बार, पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो उसमें एग्जांपल वगैरह पूछते कभी कि एग्जांपल बताओ, बोलते सर्कुलर मोशन के। तो जैसे क्लास में क्या दिख रहा है फिर अब? फैन। सो मोशन ऑफ ए क्या लिखोगे? मोशन ऑफ ए फैन। तो मोशन ऑफ ए फैन नहीं लिखना, मोशन ऑफ ए ब्लेड्स भी लिखना थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन यानी मोशन ऑफ ए फैन वैसे अपने को सही है, सर्कुलर मोशन ही हो रहा है फैन का, बट सर्कुलर मोशन में क्या होता है देखो, वहां पे 2 चीजें होती है अलग अलग। एक होता है ये, कौन सा? रोटेशनल मोशन, और एक होता है सर्कुलर मोशन। इससे थोड़ा सा फर्क है। सो डायरेक्टली मोशन ऑफ ए फैन बोल दोगे ना तो इसमें चला जाएगा एग्जांपल, समझ रहे? मोशन ऑफ ए फैन बोल दोगे तो इसमें चला जाएगा। अच्छा, अर्थ जो है, अर्थ अपने सेल्फ एक्सिस के अबाउट भी घूमती है कि नहीं घूमती है ना? तो वो भी कौन सा मोशन हो गया? नहीं हुआ, वो रोटेशनल हुआ। तो बोलेंगे सर क्या है फिर, सही से कुछ बता दो, पक्का है कौन सा क्या? तो सो यहाँ पे देखो, रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा फर्क है, वो आपको लेके चलना है। वो क्या है देखो, लाइक अगर कोई भी पार्टिकल या पॉइंट मास, क्या कोई भी पार्टिकल या पॉइंट मास अगर ऐसा घूम रहा है किसी सेंटर के अबाउट, किसी सेंटर के अबाउट अगर कोई पार्टिकल अगर ऐसा 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 घूम रहा है तो वो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है। बट अगर कोई एक्सटेंडेड बॉडी, कौन सी? एक्सटेंडेड बॉडी, लिनियर बॉडी अगर उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रही है तो वो रोटेशनल मोशन है। मतलब ये बहुत ही साइंटिफिक हो गया, नहीं? एग्जांपल वाइज क्लियर करता हूँ। मेरा सेंटेंस कंप्लीट करना, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आप सेंटेंस कंप्लीट करना। क्या है ये? सन, और ये अर्थ। चलो मैं सेंटेंस कंप्लीट करना मेरा, ठीक है? अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। सन बोला आपने, बराबर। अर्थ इज रिवॉल्विंग शब्द मैंने जबरदस्ती की थे क्या बोलने के लिए, आपके मुंह से निकला, क्या निकला? रिवॉल्विंग, ठीक है? एंड एक दूसरे वाले के लिए सेंटेंस कंप्लीट करो, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, है ना? तो ये है रोटेशनल मोशन। बट यही अर्थ का मोशन जब किसके अबाउट, सन के अबाउट होने जा रहा था, वो कौन सा मोशन है? रिवॉल्व होना है ना, सर्कुलर मोशन है। तो जब कोई पॉइंट मास का मोशन होता है, पॉइंट मास या पार्टिकल का किसी सेंटर के अबाउट, तो वो सर्कुलर मोशन होता है। ये अर्थ जब सेल्फ एक्सिस के अबाउट घूमती है तो वो बहुत बड़ी बॉडी हो गई, वो एक प्रकार के सेल्फ एक्सिस के अबाउट घूमने वाली बहुत बड़ी लार्ज ह्यूज साइज बॉडी हो गई, तो उसका कौन सा मोशन हो रहा है? रोटेशन। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में अर्थ, सन, जुपिटर, मार्स, ये सारे छोटे छोटे बॉल के जैसे हमारे लिए, जैसे कि आप यहाँ से मून को देखते होते हैं फुटबॉल जैसा दिखता है, तो मतलब ये सारे छोटे छोटे पार्टिकल हो गए। जब सन के अबाउट अर्थ घूमती है तो वो अर्थ कौन बन गई? छोटा सा एक, इस पूरे यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्टिकल बन गई, तो वो अर्थ इज नाउ रिवॉल्विंग। मतलब अर्थ का मोशन सन के अबाउट कौन सा मोशन है?
सर्कुलर मोशन, लेकिन खुद के एक्सिस के अबाउट कौन सा है? रोटेशनल मोशन। समझ रहे हैं? यस, इस तरीके से। अगर मान लो एक मच्छर अगर ऐसा गोल 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 घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन अगर ये रॉड अगर मेरे इस पॉइंट पे मैं पकड़ता हूँ और इस रॉड को ऐसा घुमाता हूँ तो रॉड इज रोटेटिंग ही जो बोलोगे ना, रॉड इज रोटेटिंग बोलोगे तो रॉड का रोटेशनल मोशन होता है, क्योंकि रॉड का बहुत सारे पॉइंट से बना है, बहुत सारे पार्टिकल से बना है, नंबर ऑफ पार्टिकल से बना है, मतलब इट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड बॉडी। एक्सटेंडेड बॉडी देखो, एक सेंटेंस बोलता हूँ कंप्लीट करो। रॉड इज rotating about one end, and the tip of the rod is revolving. टिप ऑफ द रॉड इज, इस रॉड का टिप क्या करेगा? ये टिप क्या कर रहा है? रिवॉल्व हो रहा है, वो टिप रिवॉल्व कर रहा है। सो फैन का एग्जांपल लिखना है, कौन से मोशन में लिखना है? अगर सर्कुलर मोशन में लिखना है तो लिखना पड़ेगा मोशन ऑफ ए टिप ऑफ फैन। मोशन ऑफ टिप ऑफ फैन लिखना पड़ेगा, मोशन ऑफ टिप ऑफ फैन लिखना पड़ेगा। बताओ मुझे, घड़ी के जो कांटे हैं वो घूमते हैं, वो रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं ऐसे ऐसे, लेकिन द टिप ऑफ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक लिख सकते हो सर्कुलर मोशन में। घड़ी के जो कांटे का जो टिप है, वो टिप जो है वो टिप सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। देखो वो टिप कौन से कहाँ पे घूम रहा है? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे जा रहा है टिप। टिप जो है, टिप सरकमफेरेंस पे है, टिप जो है वो सरकमफेरेंस पे है। पूरा का पूरा कांटा जो घूम रहा है वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, लेकिन उसका टिप कौन सा मोशन कर रहा है? ऐसे छोटा छोटा डिफरेंस है, ध्यान में रखना है थोड़ा सा, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या थोड़ा सा फर्क, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रोटेशनल मोशन हमेशा हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट होता है। रोटेशनल मोशन हमेशा क्या के अबाउट होता है? किसी एक्सिस के अबाउट होता है। एक्सिस एक ही बॉडी में अलग अलग रह सकती है, एक ही बॉडी में एक्सिस अलग अलग रह सकती है, डिपेंड्स ऑन द मतलब उसका ओरिएंटेशन कैसा हो रहा है उसके ऊपर। मतलब एक्सिस अलग अलग रह सकती है, मतलब क्या बताओ अभी मैं तुमको, तू इधर आ जा दूंगा। फिजिक्स का लेक्चर तेरे को अच्छा लगता है? इधर देख के बोल, नहीं बोल के देख तू इधर, हाँ इधर इधर देख के, हाँ अच्छा लगता है। अभी मेरे को बताओ फिर से, अच्छे से मुंडी हिला, उधर देख, अच्छा लगता है? हाँ बताओ, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास करूँ कि ऐसे पास करूँ कि ऐसे पास करूँ, कौन बोलेगा? फिर से बोल बोल। पिछला लेक्चर अच्छा लगता है? नहीं बोलने जा रहा था तू अभी? हाँ अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बोलो एक्सिस ऑफ रोटेशन। मुंह में से पास करो, कान में से कि हेड में से? मुंह में से। बरा फिर से अब बोल बोल। हाँ तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, समझ रहे? अच्छा, तेरे को नॉनवेज पसंद है? नहीं, बताओ एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास करो? फिर से बोल, नहीं बोल, नहीं बोल, फिर से नहीं बोलना अगेन। अबे कहाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी नहीं समझ में आती, यहाँ पर है, कर रहे फिर से, नहीं बोल, समझ रही है? हाँ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी ना, कान में से कहाँ से डालेंगे एक्सिस, ठीक है। अब दूसरा वाला है, तेरे को मिठाई पसंद है? वैसा वाला हाँ नहीं, एक और दूसरा हाँ रहता। हाँ बोल बोल, हाँ कर। अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो, कर कर फिर जो, हाँ तो अभी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ऐसे ऐसे हो रहे हैं, मतलब बैठ जा, ठीक है। एक ही बॉडी की अलग अलग तरीके से रोटेशन होगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बदल जाएंगी, ध्यान में रखो। अगर मैं बोलता हूँ नहीं तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, समझ रहे? ठीक है। मैं अगर बोलता हूँ कि हाँ हाँ बोलता हूँ तो ऐसा वाला हाँ बोलता हूँ तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, समझ रहे? ऐसे जा रही। दूसरा हाँ कौन सा था? ऐसा वाला। ऐसा वाला हाँ बोलता हूँ तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, समझ रहे क्या? ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा मूव कर रहे हैं तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। नहीं अगर बोल रहे हैं, नहीं अगर बोल रहे हैं तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो रही है। सो एक ही बॉडी के लिए नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकते हैं। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कोई चीज घूम रही है मतलब वो रोटेशनल मोशन है, पक्का। क्या है? पक्का। वो कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन है। अदरवाइज अगर कोई पार्टिकल अगर रिवॉल्व हो रहा है किसी सर्कल के अबाउट, तो सर्कल के अबाउट कोई पार्टिकल अगर रिवॉल्व हो रहा है तो सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। सो सर्कुलर मोशन के नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, उसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन और एक बार बोल दो, मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग circumference of a circle is called circular motion। और एग्जांपल में लिख दो, मोशन ऑफ ए टिप ऑफ ए हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, मोशन ऑफ टिप ऑफ ब्लेड्स ऑफ द फैन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन राउंड, मोशन ऑफ अर्थ राउंड द सन, ओके, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, समझ रहे ना? तो इस तरह के एग्जांपल आप लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल, ठीक है। ये हो गया सर्कुलर मोशन के लिए। अब सर्कुलर मोशन में छोटे मोटे कुछ डेफिनेशन से बराबर ध्यान देना। अभी सबसे पहले एक डेफिनेशन है सर्कुलर मोशन में, ये वाला,
कुछ आपको उसमें नहीं मिलेंगे नोट्स में, क्योंकि कुछ कुछ डेफिनेशंस उन्होंने स्किप कर दिए सिलेबस में से, लेकिन वो पढ़े बिना अपन आगे नहीं जा सकते, क्योंकि काम पड़ेगा ही पड़ेगा, ध्यान में रखना। सो सारे ले लेता हूँ फटाफट, नहीं लिख लिए तो भी चलेंगे, क्योंकि जो उसमें नहीं है तो फिर वो एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन पता नहीं रहे तो आगे दिक्कतें आएंगी, इसलिए सिर्फ ध्यान से सुनो, जब इंपॉर्टेंट चीज रहेंगी लिखवाने की तो मैं लिख कर दूंगा। रेडियस वेक्टर क्या होता है? रेडियस वेक्टर देखो, किसी भी सर्कल का जो रेडियस नहीं है ना, किसी भी सर्कल की रेडियस यही रहेगी ना, ये वाली रेडियस है, बट इसके ऊपर डेफिनेशन है रेडियस वेक्टर की। देखो रेडियस ड्रॉ कहां से कहां तक करते हो आप? अगर कोई सर्कल है तो ऐसी ड्रॉ करते हो क्या, कि ऐसे ड्रॉ करते हो? सेंटर से यहां तक करोगे ना। तो कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो यहां पे रह सकता है, 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 तो वो यहां पे रहेगा तो यहां तक रेडियस खींचे जाएंगे, यहां पे रहेगा तो यहां तक, यहां से रहेगा तो यहां तक, यहां पे रहेगा तो यहां तक। इस तरीके से रेडियस वेक्टर ड्रॉ की जाएगी। तो रेडियस नहीं पूछ रहा हूं मैं, रेडियस वेक्टर बोल रहा हूं, रेडियस नहीं पूछ रहा हूं, रेडियस वेक्टर बोल रहा हूं। रेडियस वेक्टर, वेक्टर मतलब बोलो उसको वेक्टर क्वांटिटी, मतलब डायरेक्शन रहेगी कि नहीं रहेगी? सो रेडियस वेक्टर मतलब वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन रहेगी। तो ओनली देखो ये रेडियस है, बट अगर मैं इसी को अगर एरो लगा देता हूं तो ये रेडियस वेक्टर होगी, और उसकी डायरेक्शन देखो बदल रही है, बार बार बदल रही कि नहीं बदल रही? यस। तो रेडियस वेक्टर को डिफाइन कैसा करते हैं? देखो रेडियस वेक्टर इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टू द, बार बार बदलने वाली है, तो पार्टिकल जिधर जिधर भागेगा उधर उधर रेडियस वेक्टर नई नई वाली निकलेंगी, समझ रहे? पार्टिकल यहाँ पे रेडियस वेक्टर, पार्टिकल यहाँ पे रेडियस वेक्टर, पार्टिकल यहाँ पे चला गया, रेडियस वेक्टर यहाँ पे निकला। सो लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द position of the particle, to the position of the particle performing circular motion. Okay, so radius vector of a radius vector at any instant, radius vector at any instant, यानी किसी भी instant पे, at certain instant of time particle यहाँ पर है, at certain instant of time particle यहाँ पर है, at certain instant of time particle यहाँ पर है। तो जिस instant पर particle जहाँ पे रहेगा वहाँ तक निकाली हुई लाइन, वहाँ तक निकाली हुई लाइन। So radius vector at any instant ऐसा लिखेंगे, radius vector at this instant is this, radius vector as this instant is OA. Radius vector when the particle is at position B is OB, vector OB. When the particle is at position C, radius vector will be vector OC. समझ रहे हो? So radius vector at any instant is defined as, बोलो, line drawn from the center of the circle to the position of the particle at that instant. समझ रहे? So line drawn from the center of the circle to the position of the particle at that instant is called radius vector. At that instant, उस वक्त की वो radius vector होगी। So जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है वो जिधर जिधर भागेगा उधर उधर वो रेडियस निकलेगी, उसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर। When particle is at position A, when particle is at position A, radius vector will be called as vector OA. When particle reaches to the position B, radius vector will be called as vector OB. ऐसा लिख देने का हो गया रेडियस वेक्टर का डेफिनेशन, ठीक है? रेडियस वेक्टर हो गया। उसके बाद देखो दूसरा डेफिनेशन। सो तुम्हारा हो गया सर्कुलर मोशन, उसके बाद हो गया तुम्हारा रेडियस वेक्टर। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में हम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि सो अभी देखो अब थोड़ा सा स्किप हो गया है, तो जितना अभी बोर्ड्स में, सो थोड़ा सा अभी बुक वाइज मुझे देखो लो, क्वेश्चन बता दो आगे कौन से क्वेश्चन है। रेडी सर्कुलर मोशन का इंट्रोडक्शन तो हो गया ये, अभी बुक वाइज चलते हैं अपन एक एक क्वेश्चन कवर करते हुए। सो दो तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई, अब बुक वाइज चलते हैं, क्वेश्चन कवर करते हैं, कोई बीच में छूट ना जाए, नहीं तो अदरवाइज मुझे ना ये सारे पढ़ाना है अभी आपको। देखो ये एक पढ़ाना है बहुत इंपॉर्टेंट में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा और एक बाकी है एंगुलर वेलोसिटी, और तीसरा है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अभी आपको पढ़ना है आगे। एक्चुअली ये तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो ले लेते हैं, फिर अपन देखते हैं बुक में के क्वेश्चन वाइज बाद में जाएंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऐसा रहता है, कोई अगर कार अगर जा रही तो स्ट्रेट लाइन में जाएंगी, ग्राउंड पे जाएंगी, रोड पे जाएंगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो फिर किसी सर्कल के अलावा कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं किसको? देखो अगर मान लो कि रेडियस पोजीशन अगर पार्टिकल की ए पर है, पार्टिकल इज एट पोजीशन ए, तो रेडियस वेक्टर आप ऐसे ड्रॉ करोगे। पार्टिकल अगर बी पे चला गया सर्टेन टाइम टी में, आफ्टर सम टाइम टी पार्टिकल रीचेस टू द पोजीशन बी, यू विल ड्रॉ रेडियस वेक्टर लाइक दिस। बट यहां से पार्टिकल यहां पे गया तो OA और OB दो रेडियस वेक्टर बनी, एक बनी कौन सी OA, कौन सी बनी OB, दोनों के बीच में एंगल दिख रहा है, उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फिर डेफिनेशन कैसे करो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की? एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर। क्या? एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर। एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर ने, ये पार्टिकल ए से बी पे गया, रेडियस वेक्टर ने ट्रेस किया हुआ एंगल, रेडियस वेक्टर ने ट्रेस्ड किया हुआ एंगल।
सो एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर, एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, कहां पर? एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, कब? व्हेन पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। लिखो अपने में से, बोलो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? थीटा किसको बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, इंडिकेटेड बाय थीटा। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन करो। एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर एट द center of the circle when particle performing circular motion moves from one position to another position, उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इट इज इंडिकेटेड बाय थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से इंडिकेट करते हैं, थीटा से इंडिकेट करते हैं। थीटा का यूनिट क्या रहेगा? रेडियन रहेगा, डिग्री में नहीं रहेगा, बस याद रखना। ऐसा यूनिट उसका रहेगा रेडियन, नॉट डिग्री, नॉट डिग्री। अब फिर से ध्यान से सुनो, डिग्री में दिया रहेगा, रेडियन में किए बिना न्यूमेरिकल को हाथ नहीं लगाना, रेडियन में किए बिना न्यूमेरिकल को हाथ नहीं लगा। 30 डिग्री दिया होगा तो पहले उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, याद होगा तो आपको, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 360 डिग्री या फिर 180 डिग्री यानी पाई रेडियन होता है, पता है ना? 180 डिग्री यानी पाई रेडियन, तो फिर 30 डिग्री यानी कितना रेडियन। सो दिस इंटू दिस अपॉन 180, मतलब वो पाई बाय 6 आ जाएगा तुम्हारा, उस तरीके से। वो तो पता है आपको, छोड़ो। चलो बोल दो फिर एक बार मेरे को, एक बार सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन बोलो। मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर की डेफिनेशन करेंगे, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। फिर से बोल दो, रेडियस वेक्टर किसको बोलते हैं? अगर ए पोजीशन पे पार्टिकल है तो ओ ए, बी पोजीशन पे पार्टिकल है तो ओ बी। तो यहाँ पे तैयार होने वाला जो यहाँ से ए पोजीशन पे अगर है मान लो, तो ये ओ ए रेडियस वेक्टर, ये ओ बी रेडियस वेक्टर, ये ओ सी रेडियस वेक्टर, इनको बोलते हैं रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर की डेफिनेशन फिर से करो, इट्स लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ओके, एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर एट दैट इंस्टेंट। इस इंस्टेंट के लिए बोलो तो ये होगी रेडियस वेक्टर, इस इंस्टेंट के लिए होगा तो ये रेडियस वेक्टर होगी, लाइकवाइज। दूसरा बोला डेफिनेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, अभी यहाँ पे की थी, बताओ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ये ओ ए और ये ओ बी, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलो कैसे लिखा था? एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन, रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, यूनिट इज रेडियन। और एक फार्मूला बता देता हूँ थीटा का, ये वाला, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये पता है आपने, पढ़ा होगा 10th में भी पढ़ा होगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। सो थीटा इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ एस अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर होता है, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर होता है। ध्यान में रखना, जितना जितना एस बढ़ेगा उतना उतना थीटा बढ़ेगा, उतना उतना थीटा बढ़ेगा, ध्यान में रखना वहाँ पे। जैसे कि मान लो अगर एक छोटा सर्कल लिया और ये बड़ा सर्कल लिया, तो देखो यहाँ पे अगर ऐसी दो लाइन निकालो, ऐसी दो लाइन निकालो, देखो यहाँ पे एस बढ़ गया ना, तो यहाँ पे थीटा बढ़ गया क्या? फिर बताओ कि नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा। फिर क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि मैंने रेडियस भी बदल दी साथ साथ में। सो देखो, अगर थीटा के साथ एस कौन से प्रोपोर्शन में, लेकिन कब? जब आर कांस्टेंट होगा ना, जब आर कांस्टेंट होगा तभी थीटा एस के साथ बढ़ेगा ना, क्योंकि कोई भी प्रोपोर्शनलिटी लगाने के लिए, किसी दो क्वांटिटी में प्रोपोर्शनलिटी लगाने के लिए बाकी चीजें तो कांस्टेंट चाहिए ना। तो एस थीटा इज प्रोपोर्शनल टू एस कब होगा? जब आर कांस्टेंट होगा। मतलब मुझे ऐसा समझाना चाहिए था, देखो अगर मान लो ये रेडियस है और ये एस है, ये एस है, तो देखो ये थीटा है, पर रेडियस उतनी ही रखो, एस बढ़ा दो, तो अब देखो थीटा बढ़ गया। तो एस बढ़ाने से थीटा बढ़ता है, और आर बढ़ाने से थीटा कम होता है ना। मतलब ये छोटा रेडियस का सर्कल और ये बड़े रेडियस का सर्कल, तो बताओ अगर ये छोटे रेडियस का और ये बड़े रेडियस का, तो यहां से देखो यहां तक लाइन निकालता हूं मैं, तो रेडियस बढ़ गई तो थीटा बढ़ गया क्या? बताओ। नहीं, फिर से वही कि अगर एस थीटा और आर में अगर प्रोपोर्शन चेक करना है तो किसको कांस्टेंट रहना पड़ेगा? एस को कांस्टेंट रहना पड़ेगा। मतलब क्या? एस को कांस्टेंट रहना पड़ेगा, मतलब क्या कि ये दो सर्कल ड्रॉ करता हूं, देखो यहां पे ऐसा बनाता हूं, इतना एस है, इतना थीटा है। बड़े वाले सर्कल में क्या बढ़ गई? रेडियस बढ़ गई। लेकिन मुझे अगर एस और आर और थीटा का प्रोपोर्शन चेक करना, किसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा? एस। एस को उतना ही रखो। अब क्या हो गया? थीटा कम हो गया। मतलब थीटा और एस का इनवर्स प्रोपोर्शन है व्हेन आर केप्ट कांस्टेंट, एंड थीटा और एस का
डायरेक्ट प्रोपोर्शन है व्हेन आर केप्ट कांस्टेंट. सो छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखो, कुछ भी कभी कभी कैसा भी पूछते हैं समझ में नहीं आता फिर क्यों ऐसा बोल रहे करके, इसलिए सब डिटेल में लेके चल रहा हूँ. ये सब लिखने की बातें नहीं, ना ही बुक में पढ़ने की बात है, ये सारे ऑब्जर्वेशन है जहाँ पे आप फंसते हो, इसलिए मैं बता के चलता हूँ आगे आगे आपको. सो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का किस्सा खत्म हो गया. इट्स एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर. इट्स एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन. खत्म कर दे. एंगुलर वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. वेलोसिटी ने क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अभी कौन सी वेलोसिटी चाहिए मुझे? एंगुलर वेलोसिटी. यहाँ पे भी एंगुलर वर्ड लगा दो और यहाँ पर भी एंगुलर वर्ड मत लगाओ, क्योंकि टाइम कभी एंगुलर नहीं रहता, टाइम टाइम रहता है. ठीक है. सो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी अपॉन टाइम. बट अभी मुझे कौन सी वेलोसिटी का डेफिनेशन चाहिए? एंगुलर सॉरी वेलोसिटी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी का चाहिए. तुझे यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा. टाइम कभी एंगुलर रहता क्या? नहीं. कभी टाइम दोपहर के 4 ना आज लीनियर वाले बजे और कल ना 4 ना ऐसे एंगुलर वाले 4 बजे थे कल, ऐसा कुछ नहीं होता. टाइम टाइम रहता है. ठीक है ना. उसको कोई लेना देना नहीं होता, आप क्या कर रहे हो उसके साथ. ठीक है. सो एंगुलर वेलोसिटी का सबसे पहले तो सिंबल बता दूं आपको. लीनियर वेलोसिटी का आपका क्या रहता था? वी रहता था. एंगुलर वेलोसिटी का क्या है? डब्ल्यू नहीं, वी के बाद क्या आता? डब्ल्यू. डब्ल्यू ओमेगा. क्या बोलते इसको? ओमेगा. एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है तुम्हारा ओमेगा. और उसकी डेफिनेशन देखो, आपकी जैसी लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन नहीं, एज इट इज डेफिनेशन है. जैसे आप लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हो ना. सो वेलोसिटी की डेफिनेशन आप क्या करते थे पता है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. सो वैसे ही अपने को एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन करना है. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. बस हो गया खत्म. विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. बट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ना लिखते हैं ना बुक वालों ने. इस बार नया वाला सिलेबस कुछ नहीं, फालतू इधर के वर्ड उधर करते रहते हैं, बच्चों को तकलीफ देते रहते हैं. बाकी कुछ नहीं है उसमें दम. और डेफिनेशन को थोड़ा सा पलट के लिखा हुआ. विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ना लिखते हो, क्या किया? शब्द पहले टाइम वाला पहले ले लिया डेफिनेशन की शुरुआत में. द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ना लिखते हो, क्या लिखा? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. और एंगुलर है तो फिर एंगुलर शब्द साथ में लगेंगे. चलो बोलो फिर एक बार एंगुलर वेलोसिटी की नए सिलेबस की डेफिनेशन. एंगुलर वेलोसिटी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, डिनोटेड बाय ओमेगा. ओके, डिनोटेड बाय ओमेगा. ओमेगा से डिनोट करते हैं. लिखते समय इसको ऐसा लिखते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी. डी थीटा अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ है ना, डेरिवेटिव फंक्शन आएगा ना, डी थीटा अपॉन डी टी लिखते हैं. थीटा है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना. सो जैसा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता, तो ये ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी होना चाहिए. थीटा अपॉन ये एस के जगह थीटा आएगा. ये लीनियर डिस्टेंस, ये एंगुलर डिस्टेंस, ये लीनियर वेलोसिटी, तो ये एंगुलर वेलोसिटी. बड़ी यहाँ पे डेरिवेटिव फंक्शन लगाते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ शब्द वहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए. सो बोलो एक बार एंगुलर वेलोसिटी डेफिनेशन. द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. तो ये हो गया तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या रहेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या था? रेडियन था. तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या रहेगा? रेडियन पर सेकंड. जैसे तुम्हारा मीटर पर सेकंड रहता है, वेलोसिटी का क्या रहता है? मीटर पर सेकंड. तो वैसा ओमेगा का क्या रहेगा? रेडियन पर सेकंड रहेगा. बाकी कुछ नहीं है. छोटे छोटे बस वेरिएशन है जो आपको पहले से आता है, उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन. मीटर पर सेकंड की वजह क्या आ गया? रेडियन पर सेकंड आ गया. दो तीसरा कौन सा रहेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी. एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम याद होगा आपको. एक्सेलरेशन को क्या लिखते थे आप? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो इसको भी रेट ऑफ चेंज ऑफ के फॉर्म में बोलो. एक्सेलरेशन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ऐसा भी लिखा तो कोई गलत नहीं देगा, कोई जरूरी नहीं कि वैसा के वैसा लिखना चाहिए. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. अब कौन सा एक्सेलरेशन चाहिए? एंगुलर एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? एंगुलर लगेगा. बताओ फिर वर्ड एंगुलर एक्सेलरेशन. द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन. डिनोशन पता है क्या उसका? एंगुलर एक्सेलरेशन का अल्फा है. तुम्हारा पहले वाला ए था, याद है ना? एफ इज इक्वल टू एम ए वगैरह वाले इक्वेशन, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले इक्वेशन. तो ये ए ने कौन सा एक्सेलरेशन था? लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं उसको. कौन सा एक्सेलरेशन? लीनियर. अभी अपने कौन सा पढ़ना है? एंगुलर का सिंबल क्या है? अल्फा. अल्फा का फार्मूला क्या रहेगा? डी ओमेगा अपॉन टी. ये एंगुलर वेलोसिटी आएंगे नहीं अभी यहाँ पे. लीनियर वेलोसिटी थोड़ी आएगी. लीनियर एक्सेलरेशन का सिर्फ फार्मूला तुम ऐसा लिख सकते हो, dv बाई डी टी. लेकिन एंगुलर है तो फिर डी ओमेगा बाय डी टी आएगा. चलो तीनों चीजें तैयार हो गई. कौन सी देखो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन.
सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके लिए तो कोई फार्मूला नहीं है, बस ज़्यादा ज़्यादा थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस वाला लिख सकते हो आप, बट ओमेगा की जगह बताओ, डी थीटा बाई अल्फा की जगह बताओ डी ओमेगा बाई डी टी, इसका यूनिट रेडियन, इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड, इसका यूनिट अरे मीटर पर सेकंड स्क्वायर जैसा रहता है। देखो डिस्टेंस का अब सुनो कैसा रहता है, ये आपके लीनियर और ये आपके एंगुलर, लीनियर एंड एंगुलर, लीनियर डिस्टेंस एंगुलर डिस्टेंस, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, समझ रहे? इसका यूनिट मीटर, इसका यूनिट रेडियन, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन पता ही है आपको, इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है? इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, ये रिलेशनशिप है लीनियर क्वांटिटीज एंड एंगुलर क्वांटिटीज में। v इज एस इज इक्वल टू आर थीटा, अरे इधर ही तो था कहीं तो भी, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, सो एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा रहता है ना, तो वैसे एस के बदले बाद में v और इधर ओमेगा आएगा ना, इधर ए और इधर अल्फा आएगा ना, ये लीनियर वाले और ये एंगुलर वाले, तो इस पे भी वैसे ही आते हैं रिलेशन, एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर, ये तीन तो याद ही चाहिए आपको। सो बोला एक बार, एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू, ये प्रूव करने के लिए डायरेक्ट नहीं है, बट अभी ये आपको डायरेक्ट पता ही है यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो फिर आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, सो एस इज इक्वल टू आर थीटा डायरेक्ट पता है, लेकिन ये कहाँ से आया मालूम नहीं, लेकिन मालूम पहले तो रखो, लन तो कर डालो, वी स्क्वायर आर ओमेगा होता है, ए स्क्वायर आर अल्फा होता है, सो बोलो तीनों के तीनों बोलो एस इक्वल्स टू आर, एस इक्वल्स टू आर थीटा, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, वी इक्वल्स टू यानी ए इक्वल्स टू आर अल्फा, ये तीनों इक्वेशन याद रखो, बताता हूँ ये कैसे आया क्या है वगैरह, लेकिन इस तरीके के इक्वेशन से पहले तो ध्यान में रखो। तो इसमें एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है सीईटी में वगैरह, सीईटी में क्वेश्चन आता है जैसे कि ये ऐसा बोलते कि करेक्ट रिलेशन बिटवीन वी आर एंड ओमेगा बताओ, वी आर एंड ओमेगा में का करेक्ट रिलेशन बताओ, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो कौन सा आंसर है? ये वाला आंसर है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा फंसाते हैं आपको। अभी एंट्रेंस में बहुत डिटेल में जाना बाकी है, अभी पहले थोड़ा थोड़ा ही समझ रहे हैं, तो ऐसा फंसाते, जो सुपरफिशियली पढ़े वो तो फटाक से देखे बराबर टिक हो कर डालती इसको, खुश होके ज़्यादा, तो ऐसे ज़्यादा एक साइड नीड नहीं रहने का, ठीक है ना। हाँ, तो इधर वी स्क्वायर आर ओमेगा एकदम गलत है, और कोई भी बच्चा अरे वी स्क्वायर आर ओमेगा इतना लर्न रहता है उसका 12वीं में पढ़ने वाले का, वी स्क्वायर आर ओमेगा, वी स्क्वायर आर हजारों जगह यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, इसलिए देखे बराबर इसको टिक करता है, लेकिन ये एकदम रॉन्ग है। बोलेंगे सर फिर सही वाला तो बताओ, अभी बता रहे, एक पढ़ा रहे, पागल तो नहीं हो गए सर? ठीक है, अभी बोला कि ये सर ऐसा होता है, इधर लिख कर दे रहे और इधर बोल रहे ये गलत है, कौन बताएगा क्या फर्क है उस इक्वेशन से? वेक्टर लगने के बाद वी स्क्वायर आर ओमेगा नहीं लिख सकते आप ऐसा लिख सकते हो ना, ये गलत नहीं है, ये सही है, बट अगर इसको अगर ये वेक्टर अगर आ गए, अगर इसको अगर ये वेक्टर अगर आ गए, अगर यहाँ पे अगर ये वेक्टर अगर लग गए, ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्रॉस अगर आप लिखोगे, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा नहीं लिखा जाता, गलत हो जाता, सही आंसर ये आता है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। अब बोलेंगे सर ये v इक्वल आर ओमेगा नहीं चलता, आर क्रॉस ओमेगा क्यों गलत है, ओमेगा क्रॉस आर क्यों सही है, वो सब पढ़ेंगे धीरे धीरे धीरे, सब पढ़ाऊंगा एक 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 करके, लेकिन अभी टाइमिंग याद रखो कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा लिख सकते हो, लेकिन वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ओमेगा नहीं लिख सकते हो, वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर आर इंटू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर
ओमेगा ऐसा नहीं लिख सकते। वेक्टर v इक्वल्स टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर ओमेगा नहीं लिख सकते, याद रखना। फिर अगर लिखना है क्रॉस में तो ओमेगा इधर लिखना पड़ता, r उधर लिखना पड़ता। हाँ, बिना बिना वेक्टर के आप लगे तो कैसा भी लिखो, ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप इसको वेक्टर लगाएंगे तो फिर ओमेगा क्रॉस आर ही लिखना पड़ता है। वो आई जे के रूल्स होते हैं, वो आई जे के वाले रूल्स फॉलो होने चाहिए रहता है, नहीं तो वो वेक्टर प्रोडक्ट गलत लिखे जैसा हो जाता है। वो उनको बाद में मैं पढ़ाऊंगा आपको। फिलहाल बोर्ड्स का चैप्टर चल रहा है, इसके इंटर में घुसेंगे तो वो भी चीज़ें करेंगे और साथ साथ में ही पढ़ाता हूँ धीरे धीरे। अब पहले देखो, 3 डेफिनेशंस तुम्हारे रेडी हो गए, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। उसी तरीके से आपको ये भी बता देता हूँ मैं, उसी तरीके से ध्यान में रखना, ए इज इक्वल टू आर अल्फा आप लिख सकते हो, लेकिन फिर वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना होगा तो फिर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, अल्फा क्रॉस आर क्रॉस अल्फा बिल्कुल नहीं चलेगा, आर क्रॉस अल्फा आपको बिल्कुल वहां पर नहीं चलेगा। ठीक है, ध्यान में रखोगे चीजों को। यस, सुन पढ़ते और आगे क्या क्या है तो देख लो, उसमें से क्वेश्चन कवर हो गए क्या अपने। व्हाट इज सर्कुलर मोशन, गिव एग्जांपल, खत्म हो गया। ठीक है, व्हाट इज सर्कुलर मोशन, गिव इट्स एग्जांपल, हो गया ना पहला क्वेश्चन। यही बुक है तुम्हारे पास क्या। इन ब्रीफ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट बताओ, बोलते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है। किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ, अभी यही देख लो, ये बॉडी अपने पास, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट दे दूँ तो गिर जाएगा। लेकिन एक पोजीशन होगी नहीं इसके पास एक पोजीशन होगी कि जहाँ पर अगर मैं सपोर्ट देता हूँ तो ये बैलेंस हो जाएगा कि नहीं डिस्क, तो एक डिस्क क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगी। एक लेकिन पॉइंट इस डिस्क के ऊपर ऐसा पॉइंट है कि उसके वहाँ पर अगर मैं सपोर्ट दे दूँ तो ये डिस्क बैलेंस हो गया, उसका सेंटर ऑफ मास। सो देखो, सर्कल का ये होता है ना सेंटर, ये सर्कल का सेंटर होता है। सर्कल का ही सेंटर नहीं होता, नहीं तो बोलेंगे सर आपने सर्कुलर ही ऑब्जेक्ट दिखाया। किसका भी हो सकता है, ये किसका भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कि अगर एक रॉड है ये वाला, इसका सेंटर कहाँ पे होगा, बीच में होगा। ठीक है, अगर मान लो कि एक रेक्टेंगल है, इसका सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अगर एक स्क्वायर है तो इसका यहाँ पे होगा। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल को मीडियंस को ज्वाइन करना पड़ता, पता है। अगर इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करना पड़ता है। इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, बराबर ये पॉइंट मिल गया आपको। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। सेमी सर्कल होता है, सर्कल होता है तो फिर सेमी सर्कल भी होता है। सेमी सर्कल का बताओ, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, अच्छा यहाँ पे कहीं तो भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं। ये रेडियस अगर कितनी है, आर है, तो कहाँ पे रहेगा, इस लाइन पे, r/2 पे नहीं रहेगा। r/2 पे अगर करोगे, r/2 पे करोगे तो देखो इसके 2 टुकड़े करता हूँ, तो देखो ये टुकड़ा छोटा हो गया और ये टुकड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि ये तो छोटा 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 होते जा रहा है ना, तो ये r/2 पे नहीं रहता सेमी सर्कल का। r किधर रहेगा, इस पॉइंट से नीचे दूं क्या ऊपर दूं। यस, जिधर हेवी है उधर देना पड़ेगा, जिधर हेवी है उधर देना पड़ेगा। मान लो कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, देखो ऐसा डंबल है, ये ऐसा डंबल रहता है क्या कभी, नहीं, लेकिन है तो इसका मिड पॉइंट में अगर मैं सपोर्ट दूं तो बैलेंस होगा क्या, बोलो किधर देना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर देना पड़ेगा। जिधर हेवी है उधर ही देना पड़ेगा ना बैलेंस, तभी जाके चीज बैलेंस होगी। तो बताओ, ये बड़ा पोर्शन है, ये छोटा है, तो बैलेंस बड़े पोर्शन को चाहिए। बैलेंस की जरूरत ज्यादा किसको होती है, हेवी चीज को, तो इतने में रहता है, इतने में ऐसा अंदाज में, इतने में कितना, तो इसका फार्मूला 4r/3π याद रखना। कितना रहता है फार्मूला, 4r/3π। 4r/3π यानी इतने टाइम्स ऑफ r, इतने टाइम्स ऑफ r, इतना आता है। तो इतना टाइम्स ऑफ r, उसका कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो जो भी कैलकुलेशन आता है वो कैलकुलेशन इतना 4r/3π, तो इतनी वैल्यू उसकी रहती है। 4r/3π रफली कितना आएगा, देखो तो थोड़ा सा, 4/3 कितना आएगा, 4/3 1.33 आएगा, और अपॉन पाए ने 3.14 आएगा, पाए ने 3.14 आएगा। तो मान लो कि इसको मैं 1/3 ने कितना, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, उसे 0.424 आर आता है, 0.424 आर इतना आता है इसका वैल्यू, 0.424 आर आता है इसकी वैल्यू। सो 0.424 आर याद रखते कुछ लोग 0.424 आर याद रखते, कुछ लोग 4r/3π ज़्यादा इजी लगता है। 4r/3π याद रखोगे, काम पड़ेगा, बहुत बड़ा है, आगे बार बार रिपीट होने वाला है। अभी जो जो चीज़ें चल रही है साथ में बता के आगे चल रहा हूँ। सो रेडियस क्या हाफ नहीं रहेगा, सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ मास, सेंटर जो रहेगा मास इतने में रहेगा, समझ रहे। और फिर क्वार्टर सर्कल रहेगा, अगर मान लो कोई ऐसा, ये क्वार्टर सर्कल है ना, तो इसका ना यहाँ पे रहता है, यहाँ पे मतलब इधर से और इधर से वो 4r/3π, और इधर से भी 4r/3π यहाँ पे रहता है, याद रखना। तो सबके अपने सेंटर ऑफ मास हो गए, मतलब सेंटर ऑफ मास है ना ऐसा पॉइंट कि जहाँ पर क्या
जहां पर उस पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट हो जाता होगा। अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट दूं यहाँ पे, तो क्यों बैलेंस नहीं हो रहा है ये डिस्क? क्योंकि उसका ज्यादा मास इधर है। पर एक पॉइंट होगा ना इसके पास कि जिस पोजीशन पे इस पूरे डिस्क का मास एक जगह सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, उस पोजीशन को अगर आपने सपोर्ट दे दिया तो पूरी डिस्क अपनी क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएगी। अगर आपके टेबल है घर में, वो टेबल के आपको पता है 4 लेग्स है ना, ऐसे 4 लेग्स है, पर 4 लेग्स के बदले अगर कोई अपने को ऐसा थोड़ा सा मतलब लाइक फैंसी वाला इंटीरियर करना है घर में कि नहीं यार एक ही लेग चाहिए, तो आपको कहाँ पे लगाओगे? सेंटर पे लगाओगे, बिल्कुल सेंटर पे लगा दो। लेकिन अगर आपके घर में एकदम ही ज़्यादा कलाकार लोग होंगे, नहीं सर हमारे घर का ना टेबल भी रेक्टेंगल नहीं है, फिर सर्कुलर, सर्कुलर नहीं, हम ऐसा ऐसा या ऐसा, फिर यह ऐसा और यहाँ ऐसा, ऐसा टेबल बनाया सर हमने हमारे घर में, ठीक है ऐसा टेबल, ये ले साले को इधर भी ले ले, या ऐसा बनाया, ऐसा टेबल बनाया, थोड़ा सा अजब ही दिखने वाला, मजा आती है। हाँ ठीक है, अब इसको कहाँ पे डंडा लगाओगे, है ना, प्रॉब्लम हो जाएंगी ना। सर्कल का तो मालूम है कि सर्कल का यहीं पे रहता है करके, यहाँ पे डंडा लगा दिया, कैसे सर्कुलर डिस्क वाला टेबल है, इसको एक यहाँ पे डंडा लगा दिया तो बस हो गया भैया बैलेंस। रेक्टेंगल का इतने में लगा दिया तो हो गया बैलेंस। लेकिन इसका कहाँ से करेंगे? तो आपको ये इंजीनियरिंग सेक्शन में आता है, जो कि अपने को सिलेबस में जेई में प्रॉब्लम्स है, ऐसी फिगर रहेंगी एग्जाम में, बोलेंगे चल बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको एक्स वाई एक्सिस लेनी पड़ेगी और इस पूरे डायग्राम को सॉल्व करना पड़ेगा और उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। मे बी हियर, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास का, और आपको टिक करना पड़ेगा आंसर कि इधर से 37.5 सेंटीमीटर, इधर से लाइक मान लो कि 22.9 सेंटीमीटर, ये आंसर निकाल के टिक करने पड़े। तो वो मैं आपको मेथड बनाऊंगा, इसमें बहुत हैंड है मेरा, बिकॉज ये इंजीनियरिंग का सेक्शन है और मैकेनिक्स में होता है, तो आपको एक से एक ईजी मेथड बता दूंगा ये सब कैसे निपटाने का है। तो ठीक है, 15-15 मिनट लगाते बच्चे इसको सॉल्व करने में, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि फाइनल आंसर करेक्ट निकलेगा, कोई गारंटी नहीं होती, बट आपको इसमें मैं एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा, आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करोगे। अपन बहुत इजी मेथड से पढ़ने वाले ये बाद में, अभी छोड़ो। लेकिन आपको बता रहा हूँ सेंटर ऑफ मास आड़े तेड़े चीज़ों का भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सब स्टैंडर्ड फिगर के ही होंगे। स्टैंडर्ड फिगर का तो सबको ही बता रहता है, लेकिन आड़ी टेढ़ी फिगर है कि मान लो कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल और ऐसा सेमी सर्कल जोड़ दिया, कोई ऐसा ही ऑब्जेक्ट बना दिया यार किसी ने मान लो कि ऐसा ये ऐसा ट्रायंगल बना दिया और इसको ऐसा सेमी सर्कल जोड़ दिया, किसी ने ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया, कोई ऐसा भी करेगा। मान लो कि एक रेक्टेंगल है पूरा, ये रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगल की शीट है, देखो ये रेक्टेंगुलर शीट है पूरी, ये रेक्टेंगुलर शीट है। अब इसमें ना क्या करेंगे, इतना पोर्शन काट दिया, ऐसा नहीं कटिंग वाले भी क्वेश्चन आते, जोड़ने वाले ही नहीं आते, सिर्फ इतना पोर्शन काट दिया। किसी ने फिर ना यहाँ पे क्या कर दिया कि इतना पोर्शन काट दिया, किसी ने क्या कर दिया इसमें इतना यहाँ पे ना गोल छेद कर दिया, किसी ने ऐसा पोर्शन काट दिया, ओके, किसी ने फिर यहाँ पे ऐसा लेके ना ऐसा वाला पार्ट काट दिया इसका। अब ऐसी आड़ी टेढ़ी फिगर बन गई। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी अपन निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। ये सबके बहुत टफ क्वेश्चन होंगे हमारे लिए, इतना प्रैक्टिस का पार्ट होगा है कि मजा भी आएंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व कर। इसका सेंटर ऑफ मास आप निकाल लोगे, वो अपन पढ़ेंगे बराबर आराम से, ठीक है। अब बता रहा हूँ आगे मतलब पोजीशंस और आगे किस प्रकार के क्वेश्चन हमें रह सकते हैं उसकी जैसे एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब सेंटर, ये सर्कल का सेंटर है, ये एक स्ट्रेट लाइन ही बोलो, स्ट्रेट लाइन का सेंटर ये रेक्टेंगल का है, ये स्क्वायर का है, तो ये वर्ड थोड़ा सा गलत है। सेंटर सबका नहीं होता, सेंटर सिर्फ होता है किसका, सर्कल का होता है सेंटर। सेंटर नाम का शब्द है, वो सिर्फ किसको होता है, सर्कल को होता है। स्ट्रेट लाइन को थोड़ी ना सेंटर होता है। स्ट्रेट लाइन का जो ये पॉइंट है, ये बैलेंसिंग पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं उसको, मिड पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको तो मिड पॉइंट बोला। स्ट्रेट लाइन का जो पॉइंट है बैलेंसिंग पॉइंट, उसको तो मिड पॉइंट बोला। इसको क्या बोलते, क्या बोलते, इसको इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, साइंटिफिक वर्ड भी तो पता होने चाहिए ना, कुछ सेंटर सेंटर सेंटर, गावरानी लोग भी वही बोल रहे हैं, अपन भी वही रहे। साइंस पढ़ने का क्या मतलब रह गया, ठीक है ना। इधर ये भी क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ सॉरी मतलब क्या, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे,
इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। वो जो ट्रायंगल की जो मीडियंस है उनका इंटरसेक्शन हो रहा है ना यहाँ पे। अब सुनो इधर, अब क्या है ना, अब इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज को यूज नहीं करता। जैसे मान लो कि अभी एग्जाम के लिए बच्चों को बिठाना है और एक लंबा टेबल है, उस टेबल पे अगर मान लो कि मुझे बोलना है किसी को कि एकदम बीच में आ जा करके, यहाँ पे आके बैठ करके, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, मिड पॉइंट पे आ जा। इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करो। एक काम कर, तू मिड पॉइंट पे आ जा, तू इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल पे आ जा। मैं क्या तो बोलते समय आदमी कहता अरे बीच में आ जा, सेंटर में आ जा, सेंटर में आ जा। बट सेंटर वर्ड सिर्फ किसके लिए बना है? सर्कल है। तो फिर बाकी सबके लिए ना गलत लगता है सेंटर, टेक्निकली गलत है, इसलिए साइंटिफिकली गलत है, इसलिए सेंटर ऑफ मास बोला जाता है। दैट इज अप्लीकेबल फॉर एवरीवन। सेंटर ऑफ मास शब्द जो है सबके लिए कॉमनली आप यूज करो। फिर सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कल बोलो, सेंटर ऑफ मास ऑफ रेक्टेंगल बोलो, ट्रायंगल बोलो, सेमी सर्कल बोलो, सेंटर ऑफ मास शब्द जो है यानी उसके मास का सेंटर। सो दैट इज करेक्ट फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, जो भी शेप है, मतलब जो स्टैंडर्ड शेप है, जो स्टैंडर्ड शेप नहीं है, सबके लिए कॉमन वर्ड कौन सा है? सेंटर ऑफ मास। या और उसका भी थोड़ा सा एब्रिविएशन जो बनाया गया वो क्या है फिर? सेंट्रॉइड। क्या? सेंट्रॉइड। सो आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द सेमी सर्कल, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ दिस फिगर। लाइक बोलेंगे कि नहीं, बताओ ऐसे वाले फिगर का ही सेंट्रॉइड बताओ, ऐसे फिगर का सेंट्रॉइड बताओ, इस फिगर का सेंट्रॉइड निकालो, उस फिगर का सेंट्रॉइड निकालो। या फिर मान लो बोलेंगे ऐसे फिगर का सेंट्रॉइड निकालो, ऐसे फिगर का सेंट्रॉइड निकालो। तो इसके सेंट्रॉइड मतलब समझ जाना कि सेंट्रॉइड इज अ कॉमन वर्ड टू ऑल देन। ओके, सेंट्रॉइड इज कॉमन। बट व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? डेफिनेशन क्या रहनी चाहिए? इट इज अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट, इट इज अ पॉइंट ऑन द object at which whole mass of the body can be supposed to be concentrated. It is a point on the object at which whole mass, entire mass of the body can be supposed to be, मतलब किसी एक ही जगह पर वो पूरा का पूरा मास जहाँ पे आके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, वो वाले पॉइंट को उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर एक छोटा सा सपोर्ट भी लगा दिया तो बॉडी बैलेंस हो जाती है। जैसे कि तुमको अगर ऐसे वो हॉरिजॉन्टल सोने को बोला और आपको अगर किसी एक डंडे पे उठाना है तो आपके नेवल पे रहता है सेंटर ऑफ मास। तो आपने देखे होंगे, आप जो मलखाम वगैरह वाले, जो जिम्नास्टिक वगैरह वाले, वो अपने नेवल के ऊपर अगर उसको ऐसा पूरा उठाया जा सकता है इंसान को, ठीक है, यहाँ पे नहीं, ठीक है, इधर से गिर जाएगा, ठीक है, पैर की तरफ से, नहीं तो पैरों को पकड़ोगे तो उधर से गिर जाएगा। सो हर बॉडी का, हर व्यक्ति का, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना क्या होता है? सेंटर ऑफ मास होता है। तो सेंटर ऑफ मास हो गया। आगे चलो, सेंटर ऑफ मास के लिए देखो और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। मतलब अगर कंसीडर करो कि एक रेक्टेंगुलर ये टेबल है, इसको मैंने सपोर्ट करने के लिए चार चार फोर्सेस लगाए, फोर्सेस ही बोलना पड़ेगा ना सपोर्ट देने के लिए नीचे से। वो चार फोर्सेस के बदले अगर एक फोर्स अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया होता तो भी मेरा काम हो गया रहता, मतलब बैलेंस हो गया रहता टेबल। सेंटर ऑफ मास का सिग्निफिकेंस क्या है फिर? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास? इट इज अ पॉइंट एट विच सिंगल फोर्स कैन बी अप्लाइड। Here the point, the center of mass is that point at which just single force, instead of applying number of force, instead of applying multiple forces at different position, you can apply single resultant force at that point, and which can do the same work for you, which will be again balancing point instead of number of forces. Number of forces अलग अलग जगह लगाने से आप किसी एक ऐसे पॉइंट पर एक सिंगल फोर्स लगा दो जो वही काम करेगा वो सारे मिलके जो कर रहे थे। तो ऐसा एक पॉइंट हर बॉडी के पास होता है, उसे उसका क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। आगे चलते हैं, देखो बाकी मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसकी यूनिट पढ़ा दिया है, एंगुलर वेलोसिटी क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा दिया है। देन उसके बाद मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा दिया है। देन 6 नंबर पे क्वेश्चन देखो कौन सा है? राइट हैंड रूल विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये राइट हैंड रूल क्या होता है? राइट हैंड रूल, या फिर उसको और में कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा आपको, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। राइट हैंड रूल और राइट हैंडेड स्क्रू रूल, ये दोनों चीजों को देखते क्या है। तो सुनो, राइट हैंड रूल, राइट हैंडेड स्क्रू रूल का स्टेटमेंट क्या है? पेपर है क्या एक आधा रफ पेपर, ठीक है। देखो राइट हैंड रूल, एक बॉडी है उसका या फिर कोई भी एक लैमिनर है ना, पतली वाली बॉडी, लैमिना है ना पतली, जिसकी थिकनेस नहीं के
बराबर है, यूनिटी थिकनेस बोलते हैं इसकी। अगर ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर थिकनेस को यूनिटी मानते हैं ना, नहीं के बराबर मानते हैं। सो ये होगी एक बॉडी होगी, इसके बॉडी के में से एक एक्सिस मैंने पास की, एक्सिस पास करने के बाद इस बॉडी को मैं ऐसे ऐसे घुमा सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे राइट हैंड स्क्रू रूल क्या बोलता है? राइट हैंड स्क्रू रूल काय के लिए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या क्या बोलो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये तीनों की डायरेक्शन कैसे इंडिकेट की जा सकती है? वो डायरेक्शन इंडिकेट करने वाला एक रूल है, राइट हैंड रूल बोलते हैं इसको, या राइट हैंडेड स्क्रू रूल बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड रूल, सब देखो। तो उसका स्टेटमेंट देखो क्या है। राइट हैंड रूल ये बोलता है कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन, किसी बॉडी की अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन आप राइट हैंड में पकड़ते हो, कौन से हैंड में? राइट हैंड में पकड़ते हो, ओके। और देन फिंगर्स जो है, फिंगर जो तुम्हारी राइट हैंड की जो फिंगर्स है वो कर्ल्ड करते हो। राइट हैंड के फिंगर्स किधर कर्ल्ड करोगे? इधर ही करोगे ना, ऐसे तो फ्रैक्चर तो नहीं करोगे इधर मोड़ के, नहीं। तो राइट हैंड के फिंगर अगर ऐसे कर्ल्ड करते हो, ऐसे कर्ल्ड करते हैं, बताओ क्लॉकवाइज घुमा रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। ये इधर क्लॉकवाइज हमारी घड़ी ऐसी रहती है, एंटी घड़ी हो गया, बराबर है। तो ये इधर घुमा रहे तुम, इधर इधर। सो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट की एक्सिस अगर आपने राइट हैंड में पकड़ी, और राइट हैंड में पकड़ने के बाद अगर उस एक्सिस के जो उस राइट हैंड के जो फिंगर्स है उसको अगर आपने कर्ल किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब अगर आपका ये ऑब्जेक्ट का रोटेशन अगर आप ऐसा करने वाले होंगे, ऐसा करने वाले होंगे ना, ऐसा करने वाले होंगे, इस ऑब्जेक्ट का रोटेशन ऐसा करने वाले होंगे ना, ऐसा, तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इस रोटेशनल मोशन का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आप स्ट्रेच्ड थंब के डायरेक्शन में दिखाओगे। देन दिस स्ट्रेच्ड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा। फिर से बोल रहा हूं, देखो पूरा का पूरा डेफिनेशन है। राइट हैंड स्क्रू रूल स्टेट्स दैट if the axis of rotation is held in right hand, if the axis of rotation is held in right hand and fingers are curled in the direction of rotation, and fingers are curled in the direction of rotation, that is bracketable, that is in anti-clockwise sense, that is in anti-clockwise sense, okay, that is in anti-clockwise sense. Then the outstretched thumb indicates the direction of angular displacement, angular velocity, angular एक्सेलरेशन। तीनों के लिए एक ही रूल है। तीनों में से कोई एक भी क्वेश्चन क्यों नहीं आता? तीनों के लिए एक ही छाप के रख देने का ये वाला। अगर बोलते कि हाउ विल यू एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड स्क्रू रूल, तो भी यही सेंटेंस लिखना। हाउ विल यू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्शन बोला तो एक ही सेंटेंस वहाँ पे लिखना, बस एक एक शब्द बदलना है। फिर से बोलो, तीनों के लिए बोलते बोलो। इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज हेल्ड इन राइट हैंड एंड फिंगर्स आर कर्ल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, दैट इज इन anti-clockwise sense, then the outstretched thumb indicates the direction of angular displacement, angular velocity, angular acceleration. अब इसको राइट हैंड स्क्रू रूल क्यों बोला? क्योंकि स्क्रू के रोटेशन को ये फॉलो करता है। स्क्रू के रोटेशन को फॉलो करता है, मतलब ऐसा पेन दो मुझे, वो ऐसा ऐसा स्क्रू स्ट्रक्चर से खुलता है। देखो स्क्रू स्ट्रक्चर ऐसा पीछे से, और इसके अंदर भी ऐसे ऐसे थ्रेड्स है, तो आपस में ये फिट हो गया ना। स्क्रू का भी ऐसा रहता है ना, स्क्रू टाइट करते हैं अपन दीवार, अगर वुड में वगैरह स्क्रू जो रहता है, किसी स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से अगर दीवार में फिट करना है तो अपन पेचकस स्क्रू मतलब ये रहेगा, उससे अपन उसको ऐसा 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 घुमाते, बराबर है, अंदर की तरफ जा रहा है, खोलना रहा तो ऐसा 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 बाहर आएगा, ऐसा होगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसमें भी स्क्रू स्ट्रक्चर है। इस स्क्रू स्ट्रक्चर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूँ। कौन सा डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूँ। एंटी क्लॉक, एक पिच, दूसरा पिच, तीसरा पिच, और इसका मोशन डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है। अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो क्लॉकवाइज तो कहाँ जा रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट इसका किधर जा रहा है? नीचे 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 जा रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो ऊपर 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 आ रहा। सो जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ आएगा वो, बराबर है। तो यहाँ पे आपको वही बताना है कि अगर इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज हेल्ड इन राइट हैंड एंड फिंगर्स आर कर्ल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, फिंगर्स आर कर्ल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन anti-clockwise sense, then the outstretched thumb indicates the direction of angular displacement, angular velocity and angular acceleration. इस तरीके से राइट हैंड स्क्रू रूल का स्टेटमेंट तीनों के लिए भी काम में आता है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये स्टेटमेंट वहाँ पे राइट हैंड स्क्रू रूल के लिए दिया होगा। आगे देखो, डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो सर्कुलर मोशन नहीं, कौन सा? यस, यूनिफॉर्म। यस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म है नहीं यूनिफॉर्म। अभी यूनिफॉर्म में मतलब सबके सब सेम, ऐसा उसका मतलब है। तो सर्कुलर मोशन तो मैंने पहले ही पढ़ा है। मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। फिर से बोलो, मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर। लेकिन अभी काय की करना है डेफिनेशन?
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता होगा? क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी वो कैसी रहती होंगी, मतलब देखो अभी फैन एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, सही है, हाँ कि नहीं? हाँ। तो अगर मान लो कोई पार्टिकल है, अगर वो घूम रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे रहो पूरे यहाँ पे रहो, उसकी जो है वेलोसिटी कितनी है ना, उसका मतलब चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। जैसे मान लो कोई पार्टिकल अगर ऐसा घूम रहा है, तो इसको यूनिफॉर्म बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। पर अगर कोई पार्टिकल ऐसा घूम रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है? वेलोसिटी, एकदम जीरो मार्क मिलेंगे, ठीक है। अगर आप बोलोगे क्या कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आपको जीरो मार्क मिलेगा। सो वर्ड ये यूज करना है, स्पीड। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, स्पीड स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी जिसको ओनली मैग्नीट्यूड रहती है, स्केलर क्वांटिटी को सिर्फ क्या रहती है? सिर्फ मैग्नीट्यूड रहती है, डायरेक्शन नहीं रहती है। लेकिन आप स्पीड शब्द यूज करोगे तो स्पीड को क्या क्या रहती है? मैग्नीट्यूड भी रहती है और डायरेक्शन भी रहती है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट बोलना एकदम गलत हो जाएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट बोलना एकदम, सर क्लास मध्ये थोड़ा वेलोसिटी कांस्टेंट बोलना क्यों गलत हो गया? देखो 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 देखो, यहाँ पर है ना, ये पार्टिकल यहाँ पर है, फिर ये पार्टिकल यहाँ पे गया, फिर ये पार्टिकल यहाँ पे गया, तो इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी जो है ना, कौन सी वेलोसिटी? लीनियर। लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन, वो डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी जो रहती है ना, कंटिन्यूअसली चेंजिंग रहती है। अब बोलेंगे सर सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे हैं, अभी इसमें लीनियर वेलोसिटी कहाँ से आ गया? लीनियर वेलोसिटी जैसे स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन याद रखना सर्कुलर मोशन के पार्टिकल के पास कौन सी वेलोसिटी होती है? लीनियर। हर सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल आपको ये प्रूफ के साथ बता देगा कि मेरे पास लीनियर वेलोसिटी थी। अगर चांस मिला दिखाने का तो मैं दिखा दूंगा। जैसे कि मान लो एक पत्थर है, उसको थ्रेड बांध दिया अपन ने पत्थर को, और वो थ्रेड के साथ उस पत्थर को गोल 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 घुमाया, घुमा सकते हो। और जैसे मेरे हाथ से थ्रेड छूट गया, तो फिर वो पत्थर ऐसा गोल 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 ही घूमता रहेगा कि थ्रेड को पकड़ के ऐसा क्या होगा? जैसे कि ऐसा 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 घूम रहा था घूम रहा था घूम रहा था यहाँ पे, जैसे मान लो इतने में था, तब मेरे हाथ से थ्रेड छूट गया या टूट गया, तो ये जो थ्रेड ऐसा भागेगा। फिर अगर यहाँ से छूट गया तो ये ऐसा भागेगा, यहाँ से छूट गया तो ऐसा भागेगा, मतलब टेंजेंशियली भागेगा, बराबर। ऐसा लंबा धागा लेके गोल 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 घुमा और छोड़ दो, तो जूं ऐसे जाएगा वो धागा, और वो थ्रेड ऐसा भाग जाएगा आगे, धागा ऐसा पीछा रह जाएगा। मतलब कौन सा मोशन कर रहा है वो? छूटने का चांस मिला तो लीनियर, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, बराबर है, सीधा ही भाग रहा है, मतलब वो गोल गोल नहीं घूम रहा है। जैसे यहाँ मान लो फिर ये साइकिल का चक्का है तुम्हारे, ये साइकिल का चक्का है, यहाँ पे किसी को खड़ा रखो पीछे, ठीक है, ये कीचड़ है, और साइकिल का चक्का घुमाओ, तो उसके ऊपर जो थ्रेड्स जाएंगे, थ्रेड के जो पार्टिकल उसके ऊपर जो उड़ेंगे, वो ऐसे ऐसे उड़ेंगे, ऐसे उड़ेंगे। कौन सा मोशन हो रहा है? स्ट्रेट लाइन में उड़ रहे हैं, कैसे गोल गोल उड़ रहे? क्या नहीं उड़ रहे। तो कोई फायर वर्क करवाने वाले आते हो, चक्कू छुरियों को धार लगाने वाले, उसके ऊपर जैसी वो अपना मान लो कोई भी चीज़ जैसी टच करते हैं, तो उसमें से फायर वर्क कैसा निकलता है? ऐसा 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 ऐसा, बराबर है। सो ऐसी फायर वर्क निकलता है, मतलब स्ट्रेट लाइन भी मोशन ही उससे आपको मिलेगा। मतलब सर्कुलर मोशन के कांटेक्ट में अगर कोई पार्टिकल आया तो कौन से डायरेक्शन में उड़ता है? वो स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में उड़ता है। मतलब सर्कुलर मोशन के पार्टिकल के पास हर मोमेंट पर, हर इंस्टेंट पर एक कौन सी वेलोसिटी की एबिलिटी रहती है? स्ट्रेट लाइन भागने की, स्ट्रेट लाइन भागने की, स्ट्रेट लाइन भागने की, स्ट्रेट लाइन भागने की, स्ट्रेट लाइन भाग नहीं पाता हुआ अलग बात है, लेकिन उसके पास एक लीनियर वेलोसिटी रहती है। वो जब यहाँ पे रहेगा पार्टिकल तो लीनियर वेलोसिटी डायरेक्शन ये रहेगी, यहाँ पे जब पार्टिकल रहेगा तो लीनियर वेलोसिटी डायरेक्शन ये रहेगी, जब पार्टिकल यहाँ पे रहेगा लीनियर वेलोसिटी इधर दिखाएगा, यहाँ पे रहेगा इधर दिखाएंगे, समझ रहे? सो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है, देखो आप, टेंजेंट टू द सर्कल है, किधर है? टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल। सो इस वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं, याद रखो। सर्कुलर मोशन के पास लीनियर वेलोसिटी रहती है, उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। और मुझे बताओ, जब पार्टिकल कंटिन्यूअस सर्कुलर मोशन कर रहता है तो वो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन फिक्स्ड है कि बदल रही है? कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कंटिन्यूसली बदल रही है डायरेक्शन। तो मतलब वेलोसिटी आप डायरेक्शन वाइज बदल रही है। तो वेलोसिटी शब्द को मैग्नीट्यूड भी रहती है और डायरेक्शन भी रहता है। वेलोसिटी जो शब्द है तुम्हारा, उसको मैग्नीट्यूड भी रहती है और उसको डायरेक्शन भी रहता है। तो मैग्नीट्यूड तो फिक्स्ड है, क्योंकि मान लो कि ये कांस्टेंट ऐसा घूम रहा है पार्टिकल, ऐसा घूम रहा है पार्टिकल, ऐसा घूम रहा है पार्टिकल, मतलब यहाँ पे जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ की भी स्पीड है कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ की भी स्पीड है कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ की भी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है?
चेंजिंग है। यानी मैग्नीट्यूड कैसा है, मैग्नीट्यूड कैसा है, कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंजिंग है। फिर अगर ये दोनों में से एक भी चीज अगर चेंज हो रही तो वेलोसिटी को आप कांस्टेंट है बोल सकते हैं क्या? यानी वेलोसिटी को कांस्टेंट बोलना बहुत गलत हो जाता है, याद रखना, वेलोसिटी को कांस्टेंट बोलना बहुत गलत हो जाता है। सो ध्यान में रखें कि वेलोसिटी शब्द के साथ कांस्टेंट शब्द ना लगाए। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन लिखते वक्त बी केयरफुल, जस्ट यू हैव टू राइट मोशन ऑफ ए पार्टिकल along the circumference of a circle with constant स्पीड बोलो, स्पीड चलता है बट कांस्टेंट वेलोसिटी मत बोलो। फिर बोलना ही है सर, नहीं मेरे को वेलोसिटी बोल के ही लिखना है, तो लिखो फिर ऐसा लिखो, मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ऐसा लिखो। फिर पूरा क्लियर करके लिखो कि हाँ मैं वेलोसिटी शब्द यूज करूंगा, लेकिन मैं फिर ये भी मेंशन करूंगा कि इस वेलोसिटी का सिर्फ क्या कांस्टेंट है, डायरेक्शन नहीं। या फिर सीधा कांस्टेंट स्पीड लगा दो, कांस्टेंट स्पीड बोल दो, झंझट खत्म। समझ रहे हैं ना चीजों को? यस। सो एक बार बोल दो यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन बोले, मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, खत्म करो, या फिर विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ऐसा बोलो फिर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स पूछेंगे, तो एग्जांपल्स में क्या लिखोगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि स्पीड कांस्टेंट रहने के कारण जो है वो पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसको ना हर बार उतना ही समय लगता है एक चक्कर पूरा करने के लिए। सो इट टेक्स सेम टाइम एवरी टाइम, इट टेक्स सेम टाइम एवरी टाइम टू कंप्लीट इट्स वन रिवॉल्यूशन। हर बार एक रिवॉल्यूशन पूरा करने को तो सेम टाइम लगेगा। लाइक मान लो मिनट हैंड ऑफ ए सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक, सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक टिक 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 60 सेकंड में वापस आता है। एक आध बार रुक गया, अभी आए नहीं वापस, 70 सेकंड हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। एक आध बार मतलब मान लो कि मतलब फटाक से वापस घूम के आ गया 3 सेकंड में, ऐसा भी नहीं होगा। सो एवरी टाइम इट टेक्स सेम टाइम, एवरी टाइम इट टेक्स सेम टाइम टू कंप्लीट इस वन रिवॉल्यूशन। ऐसा जहां पर भी हो रहा है, मतलब कौन सा मोशन है वो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नंबर ऑफ एग्जांपल लिख सकते हैं जो भी फिनोमिनन से, लाइक तुम्हारा मान लो कि लाइक अर्थ का रिवॉल्यूशन राउंड सन 365 दिन लगते हैं। वो लीप ईयर वगैरह छोड़ो, अभी वो उतना नहीं मान के चलते एग्जाम्पल लिखते वक्त, लेकिन आप लिख सकते हो ना मोशन ऑफ ए हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, मोशन ऑफ ए सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक, मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक, या फिर मोशन ऑफ अर्थ राउंड द सन, या मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ऐसे वाले टाइप के जो मोशन है वो सारे तुम्हारे कौन से मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स में आपके आते हैं। ठीक है ना? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन एक बार बोल दो, आगे चलते हैं। फिर मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, या फिर विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखो क्या क्या है। ये सर्कल है, ये सो सर्कुलर मोशन जो यूनिफॉर्म टाइप का है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी लीनियर वेलोसिटी डायरेक्शन ये रहेगी, यहाँ की लीनियर वेलोसिटी डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द सर्कल ये रहेगी। यहाँ से पार्टिकल इधर भागने की कोशिश करेगा, यहाँ से पार्टिकल इधर भागने की कोशिश करेगा। सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, magnitude of linear velocity will be constant. Magnitude of linear velocity will be constant. Magnitude, okay, that is 5 meter per second, 5 meter per second, 5 meter. उसकी speed constant है, but its direction continuously changes. Direction continuously changes, continuously changes, continuously changes, continuously changes with respect to time. Time के साथ साथ उसकी direction continuously change होगी, direction continuously change होती रहेंगी। तो ऐसे टाइप के मोशन को आप क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब सुनो, इधर ध्यान दो। अब इसमें ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशंस रहते हैं। क्या रहते हैं? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन पढ़ना है अपने को, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे दो प्रकार के एक्सेलरेशन रहते हैं, एक रहता है रेडियल एक्सेलरेशन, या फिर उसको बोलते हैं कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दो प्रकार के एक्सेलरेशन क्या होते हैं देखो, इधर ध्यान दो। ये पार्टिकल जो गोल गोल घूम रहा है, ये पार्टिकल जो गोल गोल घूम रहा है, तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले हम पढ़ेंगे, फिर एक्सेलरेशन में जाएंगे। बोलेंगे सर एक्सेलरेशन वर्ड कहाँ से आ गया? एक्सेलरेशन रहेगा सर्कुलर मोशन में कि नहीं रहेगा? पहले तो क्योंकि इसकी स्पीड कैसी है? एक्सेलरेशन का फार्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है? v माइनस यू अपॉन टी। सो वेलोसिटी की वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट। मान लो 5 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, यहाँ पे स्पीड कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड, यानी 5 माइनस 5 अपॉन टाइम। 0 आ जाना चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछते हैं व्हाई यूसीएम इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते बोर्ड्स में, व्हाई यूसीएम इज एन
एक्सेलरेटेड मोशन, वाई यूसीएम इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, ऐसा पूछते हैं एग्जामिनेशन में। पहले तो बच्चों को लगता होगा कि क्वेश्चन ही गलत है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब बोल रहे हैं तो काय का एक्सेलरेशन आ गया है? जब मोशन यूनिफॉर्म है ना, उसकी स्पीड ही नहीं बदलने वाली है, जब उसकी स्पीड बदलने वाली नहीं है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन मालूम है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होने वाली है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज ही नहीं होने वाला है, तो एक्सेलरेशन कहाँ से आया? बट क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं ना, वाई यूसीएम इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा ना जब सिलेबस में है तो यूसीएम एक्सेलरेटेड मोशन है, यूसीएम एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसे क्या एक्सेलरेटेड मोशन है, क्यों एक्सेलरेटेड मोशन है? उसकी मैग्नीट्यूड तो सेम रहती है, लेकिन वेलोसिटी जो होती है ना, वेलोसिटी जो होती है ना, उसमें मैंने अभी भी बताया उसकी क्या क्या रहेगी, मैग्नीट्यूड और क्या रहेगी, डायरेक्शन। तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती क्या? नहीं होती, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होती ना, मतलब डायरेक्शन चेंज होती मतलब वो वेलोसिटी चेंज होती, डायरेक्शन चेंज हो चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही बाय एनी मींस, मतलब किसी भी सर्कमस्टेंसेस में किसी भी सेंस के रिस्पेक्ट टू चेंज हो पर हो रही है चेंज, भले ही उसका क्या चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो रही ना, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही, और वेलोसिटी चेंज हो रही मतलब डायरेक्शन वाइज क्यों ना हो, मैग्नीट्यूडली चेंज नहीं हो रही लेकिन डायरेक्शनली चेंज हो रही, वेलोसिटी चेंजिंग नॉट चेंजिंग मैग्नीट्यूडली, मैग्नीट्यूड वाइज इट इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन वाइज इट इज नॉट कांस्टेंट। Velocity is not constant direction wise, it is constant, magnitude is magnitudely it is constant but directionally it is not, vectorically it is not constant। so velocity बदल रही है बाय कोई भी मायने में बदले, लेकिन बदल रही है, और वेलोसिटी बदल रही है मतलब वहां पे एक्सेलरेशन नाम की टर्म आ गई, भले ही वो डायरेक्शन वाइज क्यों ना बदले। क्यों ऐसा? तो पहले तो देखो मैं बता देता हूँ आपको इसका एग्जामिनेशन में लिखना कैसा होता है। वाई यूसीएम इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, ऐसा अगर पूछा वाई यूसीएम इज एन एक्सेलरेटेड मोशन पूछा तो लिखने का तरीका है, दो लाइन में खत्म करना है क्वेश्चन को। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, बराबर बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, 5 मीटर पर सेकंड, 10 है तो 10 मीटर पर सेकंड क्योंकि कांस्टेंट घूम रहा है। But direction wise or directionally it is not constant but its direction continuously, किसकी direction continuously changes, linear velocity has continuous change in its direction, and on account of this continuous change in direction, due to this continuous change in direction of linear velocity, on account of this continuous change in the direction of linear velocity or due to this continuous change in the direction of linear velocity, UCM is an accelerated motion। फिर से बताओ कैसे लिखना, 2 मार्क का सवाल है। In uniform circular motion, magnitude of linear velocity remains, but its direction continuously changes with respect to time, and due to this continuous change in the direction of linear velocity, UCM is called as accelerated motion। ऐसा लिखना है, पूरे मार्क मिलेंगे, लेकिन तुम्हारा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ होगा। ये सर कौन सा आंसर हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है इसलिए उसको एक्सेलरेटेड बोल दो, बस बोल दो, बोल रहे तो बोल दो, बुक वाले बताता हूँ आपको एक्सप्लेन करके इसमें कि अदरवाइज तुम्हारे दिमाग में रह जाएगा, क्योंकि यार फिर डायरेक्शन चेंज होने से उसको एक्सेलरेटेड क्यों बोला, तो उसका रीजन ये है कि कोई भी बॉडी अगर अपनी डायरेक्शन बदल रही है तो इसका मतलब उसके पूरे दुनिया में एक और एक ही रीजन हो सकता है। कोई भी अगर मूविंग बॉडी, स्ट्रेट लाइन मूविंग बॉडी कर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने वाली बॉडी की अगर डायरेक्शन बदल रही है तो ये डायरेक्शन बदलने का काम सिर्फ एक ही क्वांटिटी कर सकता है, वो है फोर्स। क्योंकि अगर मान लो एक फुटबॉल स्ट्रेट लाइन में ऐसा जा रहा है तो अपने आप इधर मुड़ेगा नहीं, चलो भैया बोर हो गए इधर जाके आते हैं, इधर आके जाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना, या इधर जाके आते हैं, नहीं। ये सिर्फ कब होगा, जब कोई इसको फोर्स लगाएगा। मतलब इधर जाने वाले फुटबॉल को इधर से किक लगाएगा तो इधर से किक लगाए इधर भागे, इधर से किक लगाएगा इधर भागे, इधर से किक मारेगा कोई तो इधर भागेगा। मतलब डायरेक्शन बदलने के लिए एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल एंड दैट इज व्हाट, एंड जहाँ पे फोर्स लग गया ना वहाँ पे क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। मतलब फोर्स आ गया मतलब एक्सेलरेशन आ गया, भला ही वो फोर्स डायरेक्शन बदलने वाला फोर्स क्यों ना हो, लेकिन फोर्स लग रहा है मतलब वहाँ पे बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, ऐसा उसका मतलब है। इसलिए फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी बॉडी की बार बार क्या बदल रही है, बॉडी की बार बार डायरेक्शन बदल रही है, मतलब वो बॉडी बोलो पार्टिकल की डायरेक्शन बार बार बदल रही है, और डायरेक्शन बदल रही है मतलब वहाँ पे कोई तो फोर्स है पक्का जो सर्कुलर मोशन में एक्ट हो रहा है, जो दिख नहीं रहा है, कोई तो फोर्स है डेफिनेटली, जो सीधे भागने वाले पार्टिकल को, देखो सीधा भागना चाहता था पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल के पास याद है ना लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी थी, सीधा भागने की कोशिश, लेकिन ये पार्टिकल ये ए पोजीशन से, मान लो ये ए पोजीशन से यहाँ पे बी पे ना जाते हुए नेक्स्ट स्टेप में ये पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है, मतलब इसको इधर ना भागने देते हुए कोई तो ऐसा है जो इसको इधर लाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे।
फिर यहाँ से इधर भागना चाहता है, लेकिन इसको इधर से इधर न जाने देते हुए कोई तो है जो इसको यहाँ पे वापस सरकमफेरेंस पे ला रहा है, यानी इधर भागने से उसको रोक के कोई तो है जो उसको सरकमफेरेंस पे वापस ला रहा है, यानी कोई तो फोर्स है जो उसको बार 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 इट कीप्स मूविंग ऑन इट्स सरकमफेरेंस ओनली, इट कीप्स इट मूविंग ऑन सरकमफेरेंस ओनली, सो इट कीप्स इन सर्कुलर मोशन। वो कोई तो फोर्स है जो उसे सर्कुलर मोशन में ही बाउंड करके रखता है और आगे भागने नहीं देता है। और वो फोर्स जो होता है ना, वो फोर्स है, आप देख सकते हो इधर भागने वाले पार्टिकल को इधर वापस ला रहे हैं, इधर यानी किधर, टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर सीकिंग कोई फोर्स होगा, कोई तो फोर्स होगा जो सेंटर सीकिंग होगा, सेंटर की तरफ खींचने वाला फोर्स होगा। और ऐसे फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। मतलब फोर्स है तो फिर एक्सेलरेशन भी है, तो फिर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो फिर एक्सेलरेशन को भी कौन सा एक्सेलरेशन बोलेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। और तो और इसका दूसरा भी नाम है रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि वो अलोंग द रेडियस है, इसलिए रेडियल भी बोलते हैं। और टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ खींचता है, वो किसी पार्टिकल आगे जाने से बचाता है, इधर लाता है, आगे जाने से बचाता है, सरकमफेरेंस पे लाता है, यानी टुवर्ड्स द सेंटर लाता है, इसलिए सेंट्रीपिटल बोल। सेंट्रीपिटल यानी सेंटर सीकिंग, सेंटर के टुवर्ड्स, ऐसा उसका मीनिंग है। सो व्हाई एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल, व्हाई एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रेडियल, तो क्या लिखेंगे? इट इज बिकॉज इट एक्ट्स अलोंग द रेडियस, सो कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, सो कॉल्ड सेंट्रीपिटल। बट ऐसा एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के पास होता है। कौन सा मोशन पे? तो बोलो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। व्हाई इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन? बिकॉज linear velocity has no magnitude changes, no changes in magnitude, but direction in but change in direction is there continuously with respect to time, and due to this continuous direction of change in linear velocity, UCM is an यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसा लिखना आपको। उस एक्सेलरेशन को कौन सा एक्सेलरेशन बोलेंगे? रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब दूसरा बात आती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। किसकी? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा रहता होगा या ऐसा रहता होगा? इसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे ना। अगर मान लो अभी फैन का जो मोशन है वो कौन सा है? यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो अभी फैन का मोशन कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, बराबर है? कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, फैन के पास मोशन ही नहीं अभी, मतलब चेंजिंग मोशन नहीं, सिर्फ कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है। बट कोई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हो सकता है। जैसे मान लो कि मैं अगर ये फैन की जो रेगुलेटर है कम ज़्यादा करता रहूँ तो फैन का स्पीड कम ज़्यादा होता रहेगा, उसको फिर कौन सा बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ जाएगा तो आपके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन बताओ इधर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन के पास और रेडियल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन के पास यूसीएम में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के पास सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन है कि नहीं है? है, बिकॉज ऑफ इट्स चेंज इन डायरेक्शन। बट अब जब कौन सा आ गया मोशन? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर आ गया, कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म, जिसकी स्पीड बार बार बदल रही है, तो उसके पास फिर सेंट्रीपिटल और ये रेडियल एक्सेलरेशन रहेगा क्या? रहेगा ना। नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो क्या हुआ? है तो सर्कुलर मोशन ना, मतलब भले कम ज़्यादा स्पीड हो रही है, लेकिन वो आ तो वापस रहा ना सरकमफेरेंस पे वापस आ रहा है ना, मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा। बट इसके अलावा और एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन आ जाएगा? क्यों? क्योंकि अब क्या होगा ना, ये जो पार्टिकल यहाँ पर है इसकी स्पीड अगर मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, ये पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंचेगा इसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। मतलब ये जो लीनियर वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड भी अभी चेंज हो रही है। जो पहले मैग्नीट्यूड चेंज होती थी क्या? यूसीएम में नहीं, बट नॉन यूसीएम में मैग्नीट्यूड भी अब चेंज हो रही है। कौन सी? किसकी मैग्नीट्यूड? टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी चेंज। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे तो तैयार होने वाले एक्सेलरेशन को भी क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। उसकी डायरेक्शन किधर रहेंगी? वो देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर थी? टुवर्ड द सेंटर। रेडियल एक्सेलरेशन यानी अलोंग द रेडियस, टुवर्ड द सेंटर। ये एक्सेलरेशन था रेडियल, या इसी को बोलते थे सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर थी? क्योंकि वो पार्टिकल को सेंटर की तरफ खींचता था। इसलिए अगर मान लो कि मैंने अगर मोटरसाइकिल लेके ऐसा खड़ा हूँ और एकदम से एक्सेलरेटर देता तो मैं ऐसे ही भागूंगा ना, मतलब ऐसे ही भागूंगा ना मैं। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या कर रहा था? पार्टिकल को आगे जाने से इधर खींच रहा था, आगे जाने से इधर खींच रहा था, आगे जाने से वापस खींच रहा था। इसलिए टुवर्ड्स द सेंटर था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और कौन सा एक्सेलरेशन? रेडियल एक्सेलरेशन किधर था? टुवर्ड्स द सेंटर था। लेकिन अब अगर मैंने कौन सा मोशन लिया?
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के पास भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घूमना ही है, मतलब उसको घुमाने के लिए दो एक्सेलरेशन रहेगी ही रहेंगे। लेकिन अब इस बार क्या हो रही, पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही, बार बार यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 7 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड, यानी उसकी मैग्नीट्यूड भी बदल रही है। किसकी? लीनियर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी बदल रही है। और मैग्नीट्यूड बदलेंगे तो देखो v माइनस यू अपॉन टी वाला फार्मूला लगना शुरू हो जाएगा। लाइक मान लो 6 माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन दिस मच टाइम, 7 मीटर पर सेकंड माइनस 6 मीटर पर सेकंड अपॉन दिस मच टाइम, दिस माइनस दिस अपॉन दिस। पर ये कौन से वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है? टेंजेंशियल या लीनियर। इसलिए इस एक्सेलरेशन को कौन सा बोलेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और एक कौन सा एक्सेलरेशन जुड़ गया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है सर्कुलर मोशन को, और सेंट्रीपिटल कोई और को क्या बोलते हैं? रेडियल। वो लिखने की जरूरत नहीं। मतलब हमारे सर्कुलर मोशन के पास कितने एक्सेलरेशन हो गए अभी? एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, बराबर है। तो इसलिए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, इसलिए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है कार इज टेकिंग अ टर्न विथ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार इज टेकिंग अ टर्न विथ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर when its speed was 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है कार की? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 40। और उस स्पीड में कार ने क्या किया? टर्न लेते समय उस कार ने एक्सीलरेटर भी दिया। कोई देता है क्या टर्निंग पे एक्सीलरेटर? मरना होगा तो ही देता होगा। टर्निंग पे अपन क्या करते? स्पीड। लेकिन वो कार ने दिया बोलते एक्सेलरेशन, दिया बोलते, कार ने एक्सेलरेशन दिया। और उस रोड जो था ना, ये कर्वेचर, ये रोड, उस रोड की टर्निंग की जो रेडियस थी ना, वो रेडियस रोड के टर्निंग की जो रेडियस है, वो रेडियस थी इतनी। टर्न था ना लंबा, ऐसे 300 मीटर रेडियस के टर्निंग पे वो कार टर्न ले रही थी। और उसने क्या किया? टर्निंग पे क्या दिया? टर्निंग पे उसने दिया एक्सेलरेशन। टर्निंग पे वो कार ने टर्न होते समय दिया एक्सेलरेशन। ऐसा क्वेश्चन आता है। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। हाँ, ऐसे होता है। मेरा भी हुआ था सबसे पहले। हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ द कार दिया, बोलते फाइंड द एक्सेलरेशन। सर एक क्वेश्चन गलत आया था, मतलब एग्जाम हॉल के बाहर। क्यों रे? बोला सर एक्सेलरेशन दिया था, बोल रहे थे, बोलते एक्सेलरेशन निकालो। डबल गलत हो गया था, मतलब गलत नहीं हुआ है। ये बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो एक्सेलरेशन ऑफ द कार मतलब दो एक्सेलरेशन है कार को। एक है कौन सा? रेडियल, है ना, सेंटीपिटल। और ये टर्न जिस एक्सेलरेशन से उसने लिया, कितने से? ये कौन सा होगा? टेंजेंशियल। तो ये दोनों का रिजल्टेंट निकलता है इधर, उसको बोलते हैं नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है। तो दिस एंड दिस का रिजल्टेंट आपको पता है 90 डिग्री अगर हुआ, सर्कल के लिए टेंजेंट और ये रेडियस, ये हो गया रेडियल एक्सेलरेशन, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है ना, उसको बोलते हैं नेट एक्सेलरेशन। और वो नेट एक्सेलरेशन निकालना होगा तो आप ही बता दो। नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुम्हारा अंडर रूट में क्या आएगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, क्योंकि ये तो 90 है ना। पैरालेलोग्राम ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा में कॉस 90 अगर आ गया तो सिर्फ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही बचता ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऐसे फार्मूला से निकालना था। तो अब रह गया बात आपका ये कि सर 80 तो दिया ही था, कितना? 4 स्क्वायर दिया था। और ये ए आर यानी क्या? रेडियल एक्सेलरेशन। अभी रेडियल एक्सेलरेशन का एक फार्मूला होता है, मैं डिराइव करवाऊंगा आपसे, बट अभी थोड़ा टाइमिंग बता देता हूँ। ये रहता है वी स्क्वायर बार, पढ़ाता हूँ ये बाद में, अभी फिलहाल बताता हूँ, अभी आएंगे ये आगे। ये रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी स्क्वायर बार। वी स्क्वायर यानी कितना? 30 का स्क्वायर। और ये रेडियस ऐसा क्वेश्चन होता है, समझ रहे? रेडियल एक्सेलरेशन मेरा कितना आया? वी स्क्वायर बार एक फार्मूला होता है, पढ़ाऊंगा मैं। वी स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर अपॉन 300 यानी 900 अपॉन 300 यानी कितना आ गया? 3। तो 3 का स्क्वायर और ये टेंजेंशियल कितना दिया था? 4 का स्क्वायर। 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 5। तो इस तरीके से 5 आंसर टिक करना था, ठीक है। सो ऐसे प्रॉब्लम से अपन जाएंगे धीरे धीरे, बट अभी आपको इतना याद हो गया कि सर्कुलर मोशन के पास कितने एक्सेलरेशन है? फिर 3 है। एक रेडियल, एक सेंटीपिटल, वो एक ही रहता है। हाँ, एक रेडियल सेंटीपिटल एक ही है, और एक टेंजेंशियल। और उन दोनों का एक रिजल्टेंट वो नेट वाला,
वो रह सकता है। मतलब 3 एक्सेलरेशन काम करते हैं उस व्हीकल पे एक साथ, ऐसा बोल सकते हो आप। तो अभी तीनों में से किसका क्वेश्चन पूछा है वो ध्यान से पढ़ना एग्जाम में। पूछा रहेगा सेंट्रीपिटल का आप निकालोगे, बोलता ही ऐसा हो जाता है। 3 एक्सेलरेशन रहते हैं, वो बहुत अच्छे से हैंडल नहीं करते ना बच्चे, अगर ठीक से नहीं पढ़ते और बहुत क्रिस्टल क्लियर करा करा के नहीं पढ़ाया जाता है तो उनको समझता ही नहीं पूछा क्या है क्या नहीं है। सो 3 एक्सेलरेशन है, एक है सेंट्रीपिटल, एक है टेंजेंशियल, और उन दोनों का एक नेट एक्सेलरेशन। इस तरीके से 3 एक्सेलरेशन रहेंगे, ध्यान में रखो सर्कुलर मोशन में, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट में करते हैं।